नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन में अगर कोई समस्या आए तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई उत्साहपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा मुस्कुरा कर पढ़ें। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? यानी कि पाचन तंत्र द्वारा कौन सा अम्ल वहाँ पर उत्पादन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है ना, HCl है ना। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पाचन की बात हुई है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च बोलिए, तो स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो मुख से हो जाता है ना, मुंह से, माउथ से, यानी कि मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन वहाँ पर कौन करता है, कौन सा एंजाइम? तो एमाइलेज या तो टाइलिन एंजाइम द्वारा पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। ठीक है, याद रखना है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो अमाशय में शुरू होता है। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, और पाचन का अंतिम जो क्रिया होती है, अंतिम पाचन भोजन का छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं ये सेट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? जैसे पाचन तंत्र से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, तो सेट्रिक अम्ल क्या है? ये नींबू संतरा खट्टे फलों में पाया जाता है सेट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। और एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है ना, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से क्वेश्चन याद रखना है आपको कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है ना। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए है ना। एक क्वेश्चन आता है ना कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग भी होता है। ठीक है, याद रखना है, रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। तो वही स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन कौन सा आवश्यक है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आवश्यक है आँखों के लिए, है ना, स्वस्थ दृष्टि के लिए। ठीक है, और विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है। विटामिन ए और विटामिन बी ये दोनों की खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन की खोज तो काश्मीर फंक ने किया था। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद रखना है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और एक आता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इजी है, लेकिन कभी कभी अगर पढ़ाना छोड़ देते हैं कुछ दिन तो क्या है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है या तो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाता है। इसे याद कैसे रखना है ताकि कभी आप ना भूलें, हमेशा याद रहे? तो देखिए दूर में क्या 2 लेटर है, तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। और ये निकट में क्या 3 लेटर है, तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला, यानी कि अवतल है ना, 4 है इसमें 4 लेटर अवतल में, तो अवतल लेंस यानी कि 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। तो ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग या तो सूखा रोग भी इसे कहा जाता है। और एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन के बारे में पीछे वीडियो में यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो नहीं देखें वो देख लीजिएगा। विटामिन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है, वहाँ से विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो पीछे का वीडियो जो भी नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बायोडीजल इससे बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल ऑयल से बनता है। देखिए बायोडीजल क्या एक नवीकरणीय जैव ईंधन है जो वनस्पति तेल, पशुओं के वसा
इत्यादि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो तेल में यहाँ क्या है, ऑयल ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयल। ठीक है, याद रखना है। और बायोडीजल में किस पौधे का उपयोग होता है, तो बायोडीजल में जेट्रोफा पौधा का उपयोग होता है, यानी कि जेट्रोफा पौधा से भी बायोडीजल बनाया जाता है। याद रखना है, जेट्रोफा पौधे के बारे में पूछे तो किस पौधे से बायोडीजल तैयार किया जाता है, जेट्रोफा पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो कई बार बता चुके हैं, लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा तो याद रखना है कि अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, लेकिन कहाँ, तो लाल है ना, ये ध्यान रखना है। कलर भी याद रखना है, क्योंकि रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो उसे रिलेट करके याद रखिए कि लाल अस्थि मज्जा द्वारा रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऐसे ध्यान रखना है। जैसे रक्त का निर्माण हो गया, तो देखिए रक्त में क्या होता है कि 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 45% में आपका आ जाता है क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 45% में आता है। इसीलिए अगर एक क्वेश्चन जैसे आया कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो भी आंसर होगा अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो याद रखना है, रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इस सभी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ना, तो आरबीसी का कब्रिस्तान या तो ब्लड बैंक, दोनों किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को, और ब्लड बैंक प्लीहा को ही कहा जाता है, प्लीहा को बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, याद रखना है। और रही बात रक्त के बारे में, पीछे वीडियो में रक्त के बारे में, ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी बताया गया है, रक्त से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिएगा, ये पार्ट 4 है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि सभी का जो ब्लड ले सकता है, तो वो है कौन सा, तो AB है ना। AB जो है ये सर्वग्राही है। ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है, और सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो O होता है। ठीक है, याद रखना है, सर्वदाता O है। और इसमें भी अगर डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सर्वग्राही में AB पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, AB पॉजिटिव, और सर्वदाता में क्या हो जाएगा, सर्वदाता में O निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वग्राही में AB पॉजिटिव और सर्वदाता में O निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आता है कि AB में, रक्त समूह AB में क्या नहीं पाया जाता है, तो रक्त समूह AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और O में क्या है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए रक्त AB में जो है, रक्त समूह AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसे रिलेट ऐसे कर लीजिए कि AB सर्वग्राही है, इसलिए ये किसी बॉडी का एंटी नहीं करता। ठीक है, सबका ले लेता है ये। ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, ये किसी भी बॉडी का एंटी नहीं करता है, सबका ये रक्त ले लेता है, यानी कि एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। ऐसे याद रख लेना, एंटीबॉडी AB में एंटीबॉडी है ना, AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और O में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, दोनों में क्या है, नहीं पाया जाता है, याद रखना है। AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड अस्टिनर ने किया था। एक क्वेश्चन आता है रक्त समूह की किसने खोज किया, और एक आता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया। तो रक्त समूह की खोज लैंड अस्टिनर ने किया था, और रक्त परिसंचरण या तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। इसे याद कैसे रखना है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। तो देखिए रक्त परिसंचरण को रिलेट करिए रक्त परिवहन, परिवहन यानी कि परिवहन जिस पे गाड़ी चलती है। ठीक है, तो परिवहन जो चलती है, परिवहन जो चलती है कहाँ चलती है, हाईवे पे। ऐसे याद रखना है, परिवहन चलती है हाईवे पे, तो इसे याद रखना है, रक्त परिसंचरण या रक्त परिवहन विलियम हाईवे है ना। नाम क्या है, विलियम हॉर्वे, लेकिन याद रखने के लिए बोलना है विलियम हाईवे, तो याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया, विलियम हाईवे ने किया था। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन आता है RH फैक्टर की खोज किसने किया था। जो RH फैक्टर है इसका खोज किसने किया था,
तो लैंड अस्टीनर ने ही किया था। जो रक्त समूह की खोज और RH फैक्टर की खोज दोनों किसने, कार्ल लैंड अस्टीनर ने किया था। अच्छा, RH फैक्टर का नाम किस प्रजाति के नाम पर रखा गया है, तो बंदर प्रजाति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। RH फैक्टर किससे रिलेटेड है, तो बंदर से है ना, बंदर के नाम पे ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है, तो तंबाकू में क्या होता है, तो निकोटीन पाया जाता है। कई बार आप पढ़े होंगे, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, तंबाकू में एक रोग होता है मोजेक रोग, तो मोजेक रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है वायरस के कारण। ठीक है, याद रखना, मोजेक रोग वायरस से होता है। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन का इकाई क्या होता है, मानो प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड, है ना, अमीनो अम्ल। इकाई मतलब उसका सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, तो वो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की इकाई है। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना है, तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो प्रोटीन बने होते हैं किसके, अमीनो अम्ल से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया अमीनो अम्ल से। अच्छा, प्रोटीन कहाँ बनता है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वासी योरकर रोग होता है। क्वासी योरकर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अच्छा, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है, तो अमाशय में शुरू होता है। और सभी हार्मोन प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखना है, सभी हार्मोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मनुष्य यानी कि मनुष्य क्या होता है, स्तनधारी है। तो स्तनधारी किस में आता है, स्तनधारी आता है मनुष्य किसका है, तो ये कोर्डेटा में आता है ना, कोर्डेटा में, कोर्डेटा संघ में स्तनधारी आता है। देखिए, कोर्डेटा संघ में मत्स्य, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप और पक्षी, ये सब क्या कोर्डेटा संघ में आता है। याद रखना है, कोर्डेटा संघ में मत्स्य, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप और पक्षी, ये कोर्डेटा संघ में आता है। मोलस्का संघ में कौन आता है, तो ऑक्टोपस, सीपिया, घोंघा, मोती, ये सब क्या मोलस्का संघ में आता है। पीछे भी इसको डिटेल में आपको बताए हुए हैं ना कि जंतु जगत को किस भाग में बांटा गया है, और ये सब संघ में बांटा गया। संघ जो है ये 10 संघ होता है, और 10 संघ में कौन कौन सा किस संघ में आया हुआ है। ठीक है, तो मोलस्का संघ में आपको ऑक्टोपस, सीपिया, घोंघा और मोती आता है। और पोरीफेरा संघ में कौन आता है, साइकन, स्पंज और हाइलोनेमा। स्पंज जो है ये पोरीफेरा संघ में आता है ना, साइकन, स्पंज और हाइलोनेमा ये पोरीफेरा संघ में आता है। और एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयचर। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों जगह जीवित रह सकता है और दोनों जगह रहता है, जल और थल दोनों में, जैसे कि मेढक, सांप, ये सब क्या है, उभयचर प्राणी है। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है, तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला कौन है, यूकेलिप्टस है। ठीक है, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यूकेलिप्टस है। ठीक है, और यूकेलिप्टस को एक क्वेश्चन ये आता है ना कि पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है, तो यूकेलिप्टस को ही कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस जहाँ रहता है ना ये बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करता है। ठीक है, यानी कि आसपास जो इसके आसपास जो पौधे रहेंगे किसी को होने नहीं देता ये, इसीलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है यूकेलिप्टस को। ठीक है, याद रखना है। और विश्व का सबसे ऊँचा वृक्ष कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है रेडवुड, है ना, रेडवुड है, इसे सिकोया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, सिकोया भी इसे कहा जाता है रेडवुड को। सबसे ऊंचा वृक्ष है सिकोया, इसे रेडवुड या तो सिकोया ऑप्शन में रहे तो ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है रेडवुड या सिकोया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और बिहार का पीपल है, तो याद रखना है ना। नेक्स्ट है एड्स का जीवाणु यानी वायरस, वायरस है ना, एड्स का जो वायरस है किसके विकास को प्रभावित करता है, तो एड्स का वायरस जो है ये प्रभावित करता है किसको मालूम, रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। देखिए
ये क्या है ना, जो एड्स जब हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, WBC में रोग प्रतिरक्षा यानी कि सारे रोगों से लड़ने के लिए, जो संक्रमण से लड़ने के लिए एक होता है WBC में लिम्फोसाइट, वो लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। एड्स ये खतरनाक है जो कि रोग जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसी को पहले ये नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में होता है टी सेल, है ना, रक्त में टी सेल भी नष्ट हो जाता है क्योंकि लिम्फोसाइट में होता है टी सेल और लिम्फोसाइट को ही ये नष्ट कर देता है। तो उससे फिर क्या होता है मालूम, कोई भी बीमारी आप उसको जिसे एड्स हो जाता है वो उसे आसानी से हो जाता है, यानी कि उसके रोग प्रतिरक्षा ही प्रणाली सिस्टम ही वो ध्वस्त हो गया तो कोई भी रोग होते जाता है, यानी कि धीरे धीरे क्या है उसमें सब रोग अनेकों रोग हो जाता है, तो इसलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एड्स ये खतरनाक बीमारी है, इसमें रक्त में टी सेल को प्रभावित कर देता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एड्स का फुल फॉर्म याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है, ठीक है। HIV वायरस से होता है एड्स, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, WBC में आपको बता ही दिया है ना, WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका में लिम्फोसाइट होता है और लिम्फोसाइट में टी सेल यानी कि टी कोशिका होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, और एड्स जो है लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हार्मोन विटामिन कहा जाता है, जिसे हार्मोन किसे माना गया, तो हार्मोन विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। विटामिन के बारे में पूरी डिटेल में कम से कम विटामिन के बारे में 10 से 15 मिनट आपको बताया हुआ, पीछे जो भी नहीं देखें वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जैसे है ना, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी को जो है हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी ही प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है ना। तो ये सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो जो भी नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो ये बना देता है कौन मालूम, यकृत, ठीक है। यकृत क्या वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता होता है क्या, देखिए यकृत से आपको मालूम है कि यकृत से पित्त रस निकलता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से। तो यकृत से जो है ना पित्त निकलता है, ठीक है। और पित्त क्या करता है, अम्लीय भोजन को ये क्षारीय में बदल देता है, ठीक है। अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है और वसा को, है ना, और क्या करता है, ये वसा को पायसीकरण करके, यानी कि पायसीकरण इमल्सीकरण जो होता है, इमल्सीकरण होता है, और यानी कि पायसीकरण करके यानी कि तोड़कर, वसा को तोड़कर ये कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, ठीक है। फिर समझिए, यकृत से पित्तरस निकलता है। पित्तरस क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदल देता है और वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, ठीक है। तो याद रखना है। और पित्त एक क्या है, क्षारीय द्रव है जो कि यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। पित्ताशय यानी कि गोल ब्लैडर में ये पित्त जमा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है। और यकृत के बारे में भी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को बताया हुआ है, जो पीछे का वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो कुत्ते से काटने से तो रेबीज होता है, बाकी ऑप्शन में से कौन सा और जानवर है जिसके काटने से रेबीज हो सकता है, ये पूछा गया है। तो इसमें चमगादड़ है जो कि जिसके काटने से रेबीज हो सकता है, ठीक है। देखिए, लोमड़ी, कुत्ता, चमगादड़, अस्कंक भी एक जीव है जिसके काटने से रेबीज हो सकता है ना। लोमड़ी, कुत्ता, चमगादड़, अस्कंक, है ना। तो इस सब के काटने से क्या है, रेबीज हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है। और रेबीज संक्रमण से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो यानी जल, फोबिया मतलब भय, यानी कि पानी से डर हो जाता है, पानी से भय लगने लगता है उसको, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था।
रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। अब बात करते हैं थोड़ा कुत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो लाइका नाम का कुत्ता था। अब कुत्ते का गर्भकाल कितना होता है, तो 58 से 68 दिन होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। देखिए बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो आसानी से विघटित हो जाता है, यानी कि जो सड़ गल के ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। और यहाँ क्या पूछा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो आसानी से विघटित नहीं हो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से विघटित नहीं हो, जैसे कि इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, ये क्या है, देखिए ये बायोडिग्रेडेबल है, ये आसानी से, है ना, ये आसानी से विघटित हो जाएगा। और कपड़ा मिले, जैसे कपड़ा वगैरह, वो भी आसानी से विघटित हो जाता है। ठीक है, सड़ गल के समाप्त हो जाता है। कागज़ भी, पेपर भी वही होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये क्या करता है, ये बिजली उत्पन्न करता है और काफ़ी प्रदूषण ये उत्पन्न करता है, वेस्टेज ये उत्पन्न करता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। ठीक है, और जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है, जैसे फाइबर, प्लास्टिक, जहरीले रसायन, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल ये सब वस्तु है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है। तो NSAID का में आई किसके लिए आता है, तो देखिए इसका NSAID का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन अस्टीराइडल, है ना, नॉन अस्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये वाला इन्फ्लेमेटरी है ना, ड्रग्स। ठीक है, फिर समझिए, नॉन अस्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसका फुल फॉर्म है। यानी कि आपसे अगर NSAID में कभी पूछ लिया जाए कि एस का क्या है, तो अस्टीराइडल है ना, नॉन अस्टीराइडल एंटी, है ना, ऐसे हो गया एंटी इन्फ्लेमेटरी, डी से ड्रग्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आई के लिए पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इन्फ्लेमेटरी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह पीड़ानाशक है, दवा है, पीड़ानाशक, ज्वरनाशक और उत्तेजनानाशी औषधि है NSAID। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 क्या, देखिए ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये सभी क्या मालूम, वसा है। तो ये क्या है, फैटी एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वसीय अम्ल है ना, वसा है ये सब। ओमेगा 3 इसका किसका वर्ग है, तो वसीय अम्ल है ये। देखिए मछली, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, ये भी याद रखना है ना, मछली, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद पूछे या तो मुख्य उत्पाद पूछे तो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है पूरी प्रक्रिया, देखिए वातावरण से पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं, और सनलाइट के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा, है ना, क्लोरोफिल यानी कि पत्ती, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। तो उसके द्वारा क्या करता है, सूर्य प्रकाश लेता है, और ये फिर क्या करता है, अभिक्रिया करके ये ग्लूकोज बना लेता है ना, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या प्राथमिक उत्पाद कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ग्लूकोज है। ठीक है, अच्छा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं रहे तो जल आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद में, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो अन्य तीनों को समाहित कौन करता है, तो पारितंत्र, है ना, पारितंत्र के अंतर्गत ही ये सब आ जाता है, कम्युनिटी, आबादी, प्रजाति। ठीक है, पारितंत्र का मतलब ये हो गया सजीव निर्जीव सभी, इसमें आता है पारितंत्र में। ठीक है, पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द A.G. टेंसले ने दिया था, ना, A.G. टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है, तो मशरूम
एक क्या मालूम, मशरूम एक कवक है, ठीक है, मशरूम एक कवक है। कवक क्या है? कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है। कवक में क्या होता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है, कवक में, ठीक है, याद रखना है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है साफ काम, तो हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कवक का अध्ययन क्या है, तो एक लाइन में याद आ जाएगा आपको साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? देखिए क्या होता है, देखिए तना का उदाहरण पहले समझिए कौन सा होता है। देखिए हल्दी जो है ये तना का उदाहरण है, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ठीक है, ये तना का उदाहरण है। कभी पूछे तना का उदाहरण कौन सा है, तो आपको याद रखना है हद कर दी आपने, ठीक है, ने हद कर दी आपने, यानी कि हद से हल्दी, कर दी यानी अदरक, कर दी यानी अदरक, आपने यानी आलू और प्याज, ठीक है। तो याद रखना है ये तना का उदाहरण है, तना का उदाहरण है। एक याद रखना हद कर दी आपने, नो से भी याद कर सकते हैं लहसुन, लहसुन भी क्या तना का उदाहरण है ना। तो लहसुन है तना का उदाहरण है, तो हद कर दी आपने, ठीक है। तो ये तना का उदाहरण है। अब तना में क्या होता है? प्रकंद होता है, एक कंद होता है, ठीक है, एक सल्क कंद होता है। तो याद रखना है जैसे हल्दी और अदरक ये क्या प्रकंद है, हल्दी और अदरक ये प्रकंद है। और आलू क्या है? एक कंद है, ठीक, आलू क्या है? कंद है। और प्याज और लहसुन जो है ये क्या है? ये सल्क कंद है, प्याज और लहसुन ये सल्क कंद में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकंद का उदाहरण पूछा, तो प्रकंद में क्या है? हल्दी और अदरक, तो ऑप्शन में क्या है? अदरक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अदरक, ठीक है। ये प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट है सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु है नीली व्हेल है, ठीक है ना। नीली व्हेल जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो है जीवित प्राणी है ना, सबसे बड़ा स्तनपायी नीली व्हेल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और नीली व्हेल जो है 188 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, 188 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। जबकि जेट विमान जो है वो 140 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है, जेट विमान, और बंदर 130 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मैंने कि सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है, तो वो नीली व्हेल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर मिट्टी से जल लेता है, और सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या करता है? ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और क्या बनाता है? जल H2O, ठीक है। ये याद रखना है ना प्रकाश संश्लेषण में। और श्वसन में क्या होता है? श्वसन में बनाता क्या है? ग्लूकोज का, देखिए C6H12O6, ठीक है। ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये पूछा गया प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद, यानी दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों का सामान्य उत्पाद कौन सा है। तो देखिए यहाँ इस साइड उत्पाद में ये है, तो इसमें देखिएगा कि जल इसमें भी है ना, जल और जल इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों का सामान्य उत्पाद क्या? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद जल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है जल, है ना। तो ये ऐसे ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है ग्लूकोज, और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ें ध्यान रखना है ना। फिर समझिए एक बार, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद पूछे या तो मुख्य उत्पाद वो है ग्लूकोज, और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन। अब प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों का सामान्य उत्पाद क्या है? वो जल है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण इसमें से कौन सा है? ठीक है, देखिए अंतःस्रावी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन निकालता है, ठीक है, और जो एंजाइम निकालता है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर से एक बार समझिए, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन निकालती है और जो एंजाइम निकालता है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी में आ जाता है आपका पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर समझिए, पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि में आता है यकृत, लार ग्रंथि, लेक्रिमल और श्वेत ग्रंथि जो पसीना निकालता है, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथि में आ गए। यकृत, लार ग्रंथि, लेक्रिमल जैसे कि आंसू निकलता है, और श्वेत ग्रंथि जो पसीना निकालता है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या अंतःस्रावी, ये थायराइड ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है ना, यकृत यानी कि लीवर यानी कि जिगर, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है ना, पित्त जमा होता है। देखिए ध्यान रखना है, पित्त का स्राव, पित्त निकलता है लीवर से, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, तो ये ध्यान रखना है। और पित्त जो यकृत है, लीवर के बारे में सभी क्वेश्चन, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और मतलब इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यकृत के बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, जिससे कि एक भी क्वेश्चन इससे यकृत से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वो पीछे वीडियो में बताया हुआ है, प्ले लिस्ट में है, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही यह तकनीक संभव हुई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही यह तकनीक संभव हुई है। तो कौन सा? तो टीकाकरण जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही ये संभव हो पाया है। ठीक है, डीएनए की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक मीसर ने किया था। फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए की खोज किया। डीएनए की दोहरी संरचना यानी द्विकंडलीय सिद्धांत जो है, दोहरी संरचना की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये डीएनए द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखना है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट 4 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।